हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार ओझा और आप सबका फिर से स्वागत है हमारी फ्लटर फायरबेस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 3A के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपके सारे डाउट्स वगैरह डिस्कशंस होते हैं। इस वीडियो के बेसिकली 2 पार्ट हैं। हम पहले 3A लेक्चर में थ्योरी कवर करेंगे एंड 3B के अंदर हम लाइव कोडिंग करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, जिसमें हम फायरबेस क्लाउड फायरस्टोर को यूज़ करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि आखिर फायरबेस क्लाउड फायरस्टोर है क्या, बेसिकली आपको एक रियल टाइम फ्लेक्सिबल स्केलेबल मॉडल एंड एक ऑफलाइन सपोर्ट के साथ में एक सस्ता डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप मान लीजिए लाइब्रेरी में हैं, तो लाइब्रेरी में 2 तरीके की शेल्फ्स है, एक शेल्फ 1 है, शेल्फ 2 है, लेट्स से कलेक्शन 1 एंड कलेक्शन 2। ठीक है, इन कलेक्शंस के अंदर बुक्स होंगी और उन बुक्स के अंदर कुछ पेजेस होंगे। अब हम इन्हीं को रिलेट करते हुए लाइव समझते हैं फायरबेस कंसोल पे इस चीज़ को। ओके, अब हम आ चुके हैं हमारे फायरबेस कंसोल पे। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले क्लिक करेंगे फायरबेस क्लाउड फायरस्टोर पे एंड इस फायरस्टोर के अंदर जब तक ये लोड होता है हम इधर इसमें आप नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल भी है। और हम इधर क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस में 2 मोड होते हैं, एक प्रोडक्शन और एक टेस्ट। आपको बस इसमें डिफरेंस होता है कुछ रूल्स का, तो हम एक बार इसको टेस्ट मोड में रन करेंगे सिंस जो रूल्स है वो काफ़ी ईजी रहते हैं टेस्ट मोड के अंदर एक पर्टिकुलर डेट तक। हमने नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक रीजन चूज़ करना है कि आपका जो डेटाबेस होगा वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है। वो जो रीज़न है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपको ऊपर वार्निंग मैसेज के अंदर भी दिखा रहा है। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि जिस कंट्री में या जिस लोकेशन पे हमारे मैक्सिमम यूज़र्स रहने वाले हैं हम उस जगह पे डेटाबेस को स्टोर करें, बिकॉज ये ईज़िली एक्सेसिबल होगा वहाँ से। तो हम ऑब्वियसली मैं इंडिया में हूँ तो मैं यहाँ से एशिया के रीजन को चूज़ करूँगा जो कि मोस्ट क्लोज होगा इंडिया के। ठीक है, हमने यहाँ पे एशिया के अलग अलग रीजन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोप के वगैरह के। तो हम यहाँ से एशिया के रीजन को चूज़ कर लेंगे और हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। और इस वार्निंग मैसेज का आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें जो है ये क्लाउड फायरबेस गूगल क्लाउड कंसोल के साथ में भी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ में भी लिंक्ड रहते हैं। तो आपका जो फायरबेस प्रोजेक्ट है आप उसको एग्जैक्टली वहाँ पे भी देख सकते हो। ये बेसिकली एक स्टोरेज बकेट क्रिएट कर देगा आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। ये लोड होने में कुछ टाइम लगता है, ये एक स्टोरेज बकेट को प्रोविजन कर रहा है। ओके, जब तक ये हो रहा है उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं। ऑटोमेटिकली आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। हम स्किप कर देते हैं उस पार्ट तक। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ये जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हम आ चुके हैं। बेसिकली इसको मैं लाइब्रेरी वाले एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एक शेल्फ क्रिएट करेंगे या बोल सकते हैं कलेक्शन, और उस कलेक्शन को आप यहाँ से यहाँ पे आपकी सारी कलेक्शन शो होने वाली है। तो हमने एक कलेक्शन को करने के लिए लेट्स से हम उस शेल्फ का या उस कलेक्शन का नाम रखते हैं यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स का डेटा इसमें स्टोर होने वाला, हमने सेट कर दिया कि ये शेल्फ का अंदर डेटा किस टाइप का होगा। उसके बाद में अब इसमें हमें बुक ऐड करनी है। तो बुक ऐड करना बेसिकली डॉक्यूमेंट कहलाता है फायरस्टोर के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हम या तो उस बुक की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है ऑथर आईडी वगैरह अलग अलग होती है, ISBN नंबर होता है, या तो आप वो डाल सकते हो या फिर आप एक ऑटो आईडी जनरेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऑटो आईडी जनरेट कर ली, तो एक रैंडमली एक ऑटो जनरेटेड आईडी आ गई। अब उसके बाद में उस बुक की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको डालनी होंगी। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल के अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल दें, जैसे कि अगर हम यूज़र की बात कर रहे हैं तो यूज़र का एक फ़र्स्ट नेम होगा, है ना। हम उस फील्ड को यहाँ पे डालेंगे और उसके सामने उसकी पर्सपेक्टिव वैल्यू होगी। यूजुअली हम कोशिश ये रखते हैं कि आप इस डेटा को, इसको हम स्कीमा बोलते हैं इस डिज़ाइन को, कि कौन कौन से फील्ड्स होंगे और उनकी क्या क्या फॉर्मेट में या क्या क्या डेटा टाइप में वैल्यू हो सकती है। हम इसको एक जनरलाइज वे में करना चाहते हैं, इसके लिए हम इसको स्कीमा बोलते हैं और हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दो ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहें तो एक शेल्फ के अंदर कोई दूसरी बुक ला के भी रख सकते हैं, बट शेल्फ का पर्पज़ ये था कि हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, इसलिए हम इस फॉर्मेट को मेंटेन करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से कुछ डेटा भर दिया, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने DO भी लिख दिया और हम यहाँ पे टाइप में चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें खूब सारे टाइप मिल रहे हैं, नंबर, बुलियन, मैप, एरे, नल, टाइम स्टैम्प, जियो पॉइंट, बहुत सारे वेराइटी ऑफ डेटा है। हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प चूज़ करेंगे। ठीक है, और टाइम स्टैम्प में हम यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि यूज़र्स नाम से एक शेल्फ हो गई, अब उसके अंदर हम अलग अलग यूज़र्स की बुक को डाल रहे हैं, इसके अंदर उस डॉक्यूमेंट्स को डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर फायर स्टोर के अंदर। हमने ये ऐड कर दी। इसके अलावा भी हमें और कोई फील्ड करने होंगे ऐड, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से हमें नहीं करने हैं तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अच्छा, वैसे एक चीज़ और,
अगर हम इसको फायरबेस ऑथ के साथ में किसी तरीके से लिंक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक UID और डालेंगे। ओके सॉरी, DID नहीं, UID, नॉट डांस, डियर डांस। सो हम यहाँ पे एक UID, ओके मैन, UID चीज़ को और डालेंगे। सो ये UID वही होने वाली है जो फायरबेस ऑथ से हमें मिली थी। तो हम एक तरीके से एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं फायरबेस ऑथ का फायरबेस फायरस्टोर के बीच में, ताकि हमें उस पर्टिकुलर यूज़र से जो ऑथेंटिकेशन से UID मिलेगी, हम उस पर्टिकुलर यूज़र को अपनी लाइब्रेरी के अंदर शेल्फ में ढूंढ पाएँ काफ़ी आसानी से। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है। इनफैक्ट आप चाहें तो इस UID को जो डॉक्यूमेंट ID है उसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया। अब जैसे हमने सेव किया, ऑटोमेटिकली ये बुक वहाँ पे एक शेल्फ बनी, उसके अंदर ये एक बुक ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अलग अलग बुक्स और भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग शेल्फ्स और भी ऐड कर सकते हो। सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, या इसको आप एज अ थ्योरी समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, प्रॉपर प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लटर के अंदर कोड करके। ओके, सो अब हम रिटर्न करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। ओके, अब देखा जाए तो बेसिक 4 ऑपरेशंस हम जनरली एक डेटाबेस पे ऑपरेट करते हैं, जो कि है CRUD, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ये बेसिक 4। इसके अलावा क्वेरीज भी हम करते हैं और भी खूब सारी चीज़ें हैं, बट बेसिक ये ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फायरबेस फायरस्टोर वर्क कैसे करता है। तो ये एक लोकल कॉपी भी आपके फायरस्टोर कलेक्शन की कॉपी में अपने मेमोरी में रखता है, और ऐप लोकल कॉपी एक्सेस करता है। तो जब भी कुछ भी डेटा चेंज होता है, डिफरेंट होता है, तभी वो फेच करता है फायरस्टोर से इस डेटा को। ठीक है, अब प्राइसिंग मॉडल देखें तो आपको 1 GB स्टोरेज फ्री मिलता है एंड 10 GB पर मंथ आपको स्टोरेज डाउनलोडेबल मिलता है। इतने डॉक्यूमेंट रीड्स फ्री मिलते हैं, राइट्स फ्री मिलते हैं। सो ये अगेन जो रीड एंड राइट है वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली में जो फायरस्टोर से कितना रीड हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।